Good morning, students. Today we are going to start our social and political life, civics, and the chapter is first the Indian Constitution. The Indian Constitution. In this chapter, we are going to begin with football, a game many of you have probably heard of or even played. As the name suggests, this is a game that involves the player's feet. According to the rules of football, if the ball touches the arm of any player except the goalkeeper, then this is considered a foul. In this chapter, we are going to begin. हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग विद अ गेम लाइक फुटबॉल गेम. फुटबॉल के बारे में कई लोगों को पता भी है और कई लोगों ने प्लेड भी किया है, खेला भी है. ना इस गेम को सजेस्ट करें, दिस इज़ अ गेम दैट इस गेम में सारे प्लेयर्स खेलते हैं अपने फीट से. और वन थिंग, अगर आपके आर्म्स टच हो जाए, ये टचेस द आर्म, if the ball touches the arm of any player except the goalkeeper के टच हो जाए आर्म्स, नो प्रॉब्लम. लेकिन अगर किसी भी प्लेयर के आर्म्स टच हो जाते हैं तो दैट इज अ फाउल माना जाता है. सो इफ प्लेयर्स स्टार्ट होल्डिंग द फुटबॉल इन देयर हैंड एंड पासिंग इट अराउंड, देन दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल एनीमोर. अगर प्लेयर्स ने फुटबॉल को हैंड में ले लिया और वो एक दूसरे को पास कर रहे हैं बाय हैंड, तो ये कोई फुटबॉल का गेम नहीं है. एंड सिमिलरली अदर गेम्स सच एज हॉकी और क्रिकेट. अगर अदर गेम्स देखें सच एज हॉकी और क्रिकेट ऑल्सो हैव रूल्स अकॉर्डिंग टू विच दे आर प्लेइंग. किसी भी गेम्स में कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू विच दे प्ले. ईच ऑफ दीज रूल्स हेल्प डिफाइन द गेम. सारे रूल्स उस गेम को डिफाइन करते हैं एंड प्ले एंड हेल्प अस डिस्टिंग्विश वन गेम फ्रॉम अदर. जो रूल्स होते हैं उस गेम को डिफाइन करते हैं और हमारी हेल्प करते हैं कि हम एक गेम को दूसरे गेम से कंपेयर कर सकें. As these are fundamental to the game, we can also call them the constitutive rules of the game. ये एक फंडामेंटल रूल्स होते हैं गेम के, लेकिन हम इसे कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स भी कह सकते हैं. That like these games, a society also has constitutive rules that make it what it is and differentiate it from other kinds of society. गेम की तरह जो हम एक गेम्स को दूसरे गेम से डिफरेंस कंपेयर करते हैं, दैट सोसाइटीज़ में भी कुछ कंपैरिजन रहता है. एक सोसाइटी से दूसरी अदर सोसाइटी को हम डिफरेंशिएट करते हैं. इन लार्ज सोसाइटी इन विच डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल लिव टुगेदर. लार्ज सोसाइटीज़ में डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल एक साथ रहते हैं. दीज रूल्स आर formulated through consensus, and in modern countries this consensus is usually available in written form. A written document in which we find such rules. A written document in which we find such rules for games, for societies, for rules, that is called a constitution. And one point at this, in large society in which different communities of people live together, large societies में different communities of people एक साथ रहते हैं, diversities रहती है, that these rules are formulated through consensus. means कि जो ये rules हम बनाते हैं उनकी सहमति से ये rules को हम बनाते हैं जिससे सब कोई उसमें एग्री हो. एंड इन मॉडर्न कंट्रीज़ की अगर बात करें, दीज कंसेंसस जो उनकी एग्रीज, वो किस किस पॉइंट पे एग्री करते हैं, कौन कौन से रूल्स पे, दैट इज़ वो अवेलेबल होता है रिटन फॉर्म में. दैट इज़ अवेलेबल इन रिटन फॉर्म. एंड a written document
in which we find such rules. ऐसे written document जिसमें हम such rules को find करते हैं is called a constitution. उसे हम क्या कहते हैं? Constitution. We have looked at the Indian Constitution. आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्लास 6 में भी पढ़ा है एंड इन क्लास 7 इन सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ सब्जेक्ट में. Have you ever wondered why we need a constitution or been curious about how the constitution got written or who wrote it? कभी आपने सोचा है, कभी भी ऐसा लगा है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, और कभी क्यूरियस हुआ है कि क्यूरियसिटी आप में आई कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना होगा, किसने लिखा इस कॉन्स्टिट्यूशन को, हु रोट इट एंड कॉन्स्टिट्यूशन गॉट एंड हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन गॉट रिटन, कैसे लिखा, किसने लिखा. क्योंकि इंडिया में इतनी डाइवर्सिटीज़ है, उसको देखकर कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क है. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस बोथ दीज इश्यूज़. इस चैप्टर में हम इन दोनों इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे एंड ऑल्सो लुक एट द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और हम कुछ की फीचर्स भी देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के. दैट इज ईच ऑफ दीज फीचर्स इज क्रूशियल टू वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया. एंड ऑल्सो की फीचर्स ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे. ईच ऑफ दीज जो फीचर्स इज crucial to working of democracy in India, and some of these will be the focus of different chapters in this book. In this chapter we will discuss about the 2 points that how you wonder why need a constitution, or being curious about how the constitution got written or who wrote it, and second also look at every key features of the Indian constitution. हम एवरी की फीचर्स को देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स को, और ईच ऑफ दीज फीचर्स इज क्रूशियल टू द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी. ईच ऑफ दीज फीचर इज क्रूशियल टू द इंडियन डेमोक्रेसी, वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया. एंड सम ऑफ दीज हम लोग सारे फीचर्स को हर चैप्टर में पार्ट वाइज रीड करेंगे, डिफरेंट चैप्टर्स में फोकस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. Why does a country need a constitution? हमारी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? Why does a country need a constitution? Today, most countries in the world have a constitution. If today, most countries in the world have a constitution, why all democratic countries are likely to have a constitution? It is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. The most important point that today most countries in the world have a constitution. Most countries in the world, most countries जितनी भी अधिकतर countries है सब में constitution है. Constitution हर country में है mostly. But while all democratic countries are likely to have a constitution, सारी democratic country are likely, वो democratic countries में constitutions हैं, but it is not necessary that all countries that have constitutions are democratic. Most important point है कि जिस कंट्री में अगर किसी कंट्री में डेमोक्रेटिक है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, बट अगर जिस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उसमें डेमोक्रेसी भी हो, उसमें वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री भी हो. इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. अगर डेमोक्रेसी है तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि अगर डेमोक्रेसी है तो ये इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, उसके कॉन्स्टिट्यूशन भी आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है उनके पास डेमोक्रेसी भी हो, उनकी कंट्री में डेमोक्रेटिक भी हो. ये इम्पॉर्टेंट नहीं है. इट इज़ नॉट अ इम्पॉर्टेंट थिंग. Then a country is usually made of, the constitution serves several purposes.
ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ सर्वल पर्पसेस के लिए ही बनाए गए हैं। कुछ पर्पस है। फर्स्ट उसका पर्पस क्या है, लेट्स रीड इट। इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन्स एस्पायर टू लिव इन। एंड you can read the constitution serves some purposes के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए हैं। फर्स्टली हमने रीड किया इट लेज आउट सर्टेन, वो कुछ आइडल्स देते हैं दैट फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज ए सिटीजन एस्पायर टू लिव इन। हमारे सिटीजन जिस कंट्री में हम, उन्होंने कुछ हमें आइडल्स दिए हैं कि जिसके बेसिस पे हम अपनी कंट्रीज़ को, उसके सोसाइटी को, उसके फ्यूचर्स को, उसके डेवलपमेंट्स को उस तरह से आइडल उस तरह से बना सकते हैं, यू कैन से। एंड और पुट अनदर वे अ कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। अगर हम अनदर वे में इसको देखें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें बताता है कि फंडामेंटल नेचर क्या होना चाहिए हमारी सोसाइटी का, उसमें डेवलपमेंट का नेचर क्या होना चाहिए, उसमें बिहेवियर का नेचर क्या होना चाहिए, फीचर्स। सेकेंड, अ कंट्री इज यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल हु शेयर सर्टेन बिलीफ बट मे नॉट नेसेसरली एग्री ऑन ऑल इश्यूज। हम ऐसी कंट्रीज में से बिलोंग करते हैं, ऐसी कंट्री में जहाँ बहुत ज़्यादा ही डाइवर्सिटी है और हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ डिफरेंट कम्युनिटीज़ के पर्सन रहते हैं, पीपल्स रहते हैं, एंड हु शेयर सर्टेन बिलीफ बट नॉट नेसेसरली एग्री ऑन ऑल इश्यूज। वो कुछ सर्टेन बिलीफ शेयर करते हैं, समथिंग कुछ शेयर करते हैं, बट इट डजेंट मीन कि वो आपके हर पॉइंट पे या हर चीज़ पे एग्री करें। वो कभी कभी कुछ पॉइंट्स पे एग्री करते हैं और कभी कभी कुछ पॉइंट्स पे एग्री नहीं करते। अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा है जो हमारी हेल्प करता है रूल्स को सेटअप करने में, प्रिंसिपल्स को सेटअप करने में, दैट ऑल पर्सन्स इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन as the basis of the way in which they want the country to be governed। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे अकॉर्डिंग वर्क करना चाहते हैं, यू कैन से हेल्प सर्व एज अ सेट ऑफ रूल। वो कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाना चाहता है, दैट कुछ प्रिंसिपल्स बनाना चाहता है, दैट ऑल पर्सन्स इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन एट। जो पूरे पर्सन्स हैं इन अ कंट्री, ऑल पर्सन्स इन द कंट्री एग्री अपॉन एज द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्न। वो सब लोग इसमें एग्री करें और वो जिस तरह चाहते थे कि ये कंट्री गवर्न करे, वो उसी तरह से उसको रूल्स, उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स और प्रिंसिपल्स को सेट करे। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन सेट करती है रूल्स एंड प्रिंसिपल, जिससे कि सारे पीपल जो ऑल ओवर द कंट्री है वो उस रूल्स और प्रिंसिपल्स पे एग्री करते हैं और जैसा वो चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी, हमारी कंट्री ऐसी हो, देन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्न ऑन द बेसिस ऑफ, हम उनके बेसिस पे उनसे ही राय लेकर अपनी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस और रूल्स और प्रिंसिपल्स को बनाते हैं। एंड दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ये टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट को ही इंक्लूड नहीं करती, बट ऑल्सो एन एग्रीमेंट। इसमें एक एग्रीमेंट होता है ऑन सर्टेन आइडल्स, कुछ सर्टेन आइडल्स पे एक एग्रीमेंट होता है दैट दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड। सब बिलीव करते हैं कि कंट्री इसको अपने साथ, इस आइडल को एक साथ लेके चलेगी, इस आइडल को एक साथ लेके चलेगी, सब लोग बिलीव करते हैं।
a goal or a principle in its most excellent or perfect form. इस गोल को हम डेवलपमेंट के रूप में आगे लेके बढ़ेंगे. सब इसको बिलीव करते हैं. जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रिंसिपल्स और जो सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं उसको एक साथ लेके आगे मूव करेंगे. देन let us try and understand what we mean. In page number 5, there is a picture. In 1934, the Indian National Congress made, in 1934, the Indian National Congress made the demand for a constituent assembly. इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1934 में एक डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की. ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार दिस assertion for an independent constituent assembly formed only of Indians gained momentum, and this was convened in December 1946. The photo on page 2 shows some members of the Constituent Assembly. In 1934, the Indian National Congress made the demand for a Constituent Assembly. उन्होंने डिमांड की है Constituent Assembly की, और that during the Second World War, this assertion for an independent Constituent Assembly formed only of Indians gained momentum, and this was कन्वेंट इन दिसंबर 1946 को उनकी बातों को मान लिया गया. इसमें कहा गया कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस मांग कर रहे थे उसमें उन्होंने कहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वार में उनकी मांग काफ़ी तेज़ हो गई थी. सेकेंड वर्ल्ड वार में उनकी मांग काफ़ी तेज़ हो गई थी, और इसमें उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी इसमें सिर्फ इंडियंस होंगे, इसमें सिर्फ इंडियंस होंगे. एंड इन 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड पूरी हुई. इन दिसंबर 1946 में इसकी डिमांड पूरी हुई. एंड पेज नंबर 2 में आप इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ मेंबर्स की पिक्चर देख सकते हैं. यू कैन सी. एंड इन दिसंबर 1946 जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग उनकी पूरी हुई, डिमांड पूरी हुई, तो बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949 December 1946 and November 1949, the Constituent Assembly drafted a constitution for independent India. तो जितने भी उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग थे उन्होंने एक ड्राफ्ट करना स्टार्ट कर दिया था, कॉन्स्टिट्यूशंस बनाना स्टार्ट कर दिए थे, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना स्टार्ट कर दिया था. जैसे आप लोग प्रोजेक्ट बनाने से पहले एक ड्राफ्ट बनाते हो कि पहले हम ये पिक्चर लगाएंगे, नेक्स्ट इस टॉपिक को लिखेंगे, आफ्टर दैट दिस, तो वैसे उन्होंने भी ड्राफ्ट करना स्टार्ट कर दिया था इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए. फ्री टू शेप देयर डेस्टिनी एट लास्ट उन्होंने स्टार्ट किया, और in between 1946 and November 1949, the Constituent Assembly drafted a constitution for independent India के लिए वो एक constitution draft कर रहे थे. and free to shape their destiny at last, वो इंडिया आज़ादी after 150 years of British rule, the members of Constituent Assembly approached this task with great idealism that the freedom struggle had helped produce. वो 150 years जो ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया, एट लास्ट जब हम आज़ाद होने के लिए आज़ाद हुए तो हमने अपने फ्यूचर को एक अपनी डेवलपमेंट को एक शेप देने के लिए हमने अपनी डेस्टिनी को फ्री टू शेप देयर डेस्टिनी एट लास्ट, हमने अपनी डेस्टिनी को हम अब फ्री हो चुके थे अपने फ्यूचर को शेप देने के लिए. हम बिल्कुल फ्री हो चुके थे अपने फ्यूचर को शेप देने के लिए. एंड
the members of the Constituent Assembly approach this task with the great. वो लोग बहुत एंथुसियास्ट से या आइडलिज्म लेकर फ्रीडम स्ट्रगल्स में जिन लोगों ने हेल्प की है, उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की, वो सबको लेके कॉन्स्टिट्यूशंस को के ड्राफ्ट को तैयार कर रहे थे. You will read more about the work of Constitution Assembly later in this chapter. The photo alongside shows Prime Minister Jawaharlal Nehru addressing the Constituent Assembly. एड्रेसिंग, इस पिक पे आप जवाहरलाल नेहरू को भी देख सकते हो जो एड्रेस कर रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को. In let us try and understand what we mean by this through contrasting situation in the recent history of Nepal, a country that borders India on the north. हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम देखने की कोशिश करते हैं कि what we mean by this through two contrasting situations को जो recent history में घटा उसको पढ़ते हैं, फिर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. देखते हैं. फर्स्ट जो था इन अ रीसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल अ कंट्री, ये जो नेपाल है इंडिया ऑन दी नॉर्थ, नेपाल इंडिया के जस्ट अ कंट्री दैट बॉर्डर्स इंडिया ऑन दी नॉर्थ के बॉर्डर्स में है ये नेपाल. यू कैन सी ऑन योर मैप ऑल्सो दैट अंटिल रिसेंटली नेपाल वॉज अ मोनार्की. नेपाल में किसका राज्य चलता था? अंटिल नेपाल में हमेशा मोनार्की थी. अंटिल रिसेंटली नेपाल वॉज अ मोनार्की. नेपाल में क्या थी? मोनार्की. एंड व्हाट इज दैट मोनार्की क्या थी? उसमें मोनार्की मीन्स में क्या था? एंड रिसेंटली की बात है. नेपाल वॉज अ मोनार्की. मोनार्की यू नो कि मोनार्की में सिर्फ राजा या राजतंत्र ही चलता है, राजा का राज चलता है, राजा रहते हैं उसमें. द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल, जो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन है नेपाल का, दैट विच हैड बीन अडॉप्टेड, जो 1990 में अडॉप्ट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, रिफ्लेक्टेड द फैक्ट दैट द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग. जो फाइनल अथॉरिटी है वो सिर्फ राजा ही उसको फाइनल अथॉरिटी को आगे बढ़ाएंगे, या सारी अथॉरिटी सिर्फ राजा के पास रहती थी. दैट वी कॉल अ पीपल्स मूवमेंट इन नेपाल fought for several decades to establish democracy. जो पीपल्स थे वो नेपाल के ऑलवेज डीकेड्स से फाउट करते हुए आ रहे थे कि नेपाल में भी डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया जाए. एंड इन 2006 they finally succeeded in putting an end to the powers of the king. In 2006 में वो बिल्कुल सक्सेस हुए कि उन्होंने इस एंड को सक्सेस हुए इन पुटिंग एन एंड टू द पावर्स ऑफ द किंग. जो किंग जो हमेशा राजा राज्य करता था हम पर, उसको उन्होंने एंड किया. 2006 मोनार्की एंड हो गई. And the people had to write a new constitution to establish Nepal as democracy. और people ने start कर दिया नई न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस को लिखना कि नेपाल को एज अ डेमोक्रेसी उस कॉन्स्टिट्यूशन में शो करना और सबको इक्वली राइट्स देना. Then the reason that they did not want to continue with the previous constitution is because it did not reflect the ideals of the country that they want Nepal to be and that they have fought for. वे इसलिए पुराने कॉन्स्टिट्यूशंस को, प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशंस को कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे, उसे वो हटाना चाहते थे. बिकॉज उसमें जो आइडल्स ऑफ द कंट्री, जो आइडल वो चाहते थे कि हमारी कंट्री ऐसा हो, हमारी कंट्री में वो ऐसी चीज़ होनी चाहिए, वो उस
कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसीलिए लोगों ने उसके लिए फाउट किया। नेपाल में इसलिए लोगों ने फाउट करना स्टार्ट कर दिया। एंड as in the game of football, अगर गेम की बात करें फुटबॉल की, तो फुटबॉल्स में हमेशा in which a change in the constitutive rules will change the game altogether। फुटबॉल की अगर बात करें तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूटिव कुछ रूल्स जो होते हैं, अगर आप कोई रूल चेंज करते हो तो पूरा गेम जो होता है वो भी चेंज हो जाता है, पूरा गेम जो होता है वो भी चेंज हो जाता है। तो जैसे ही आपने नेपाल बाय मूविंग फ्रॉम अ मोनार्की टू अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वैसे अगर आप फुटबॉल गेम की हम बात करें, उसमें अगर कुछ रूल्स को चेंज करते तो पूरा जो गेम था वो पूरा ही गेम चेंज हो जाता है। जैसे यू कैन सी समटाइम्स हमने एक रूल जब भी डकवर्थ लुईस क्रिकेट मैच में भी लगता है तो वहाँ से कुछ गेम्स का रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ गेम्स पूरा ही चेंज हो जाता है। तो दैट इज इन फुटबॉल में भी पूरा गेम चेंज हो जाता है। तो वैसे ही नेपाल में क्या होता है कि नेपाल बाय मूविंग फ्रॉम अ मोनार्की टू अ डेमोक्रेटिक कंट्री, नेपाल में क्या हुआ, जब मोनार्की को हटाया गया तो नेपाल एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी में आ गया। तो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में सारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन जो पुराने मोनार्की में कॉन्स्टिट्यूशंस लिखे गए थे, सारे कॉन्स्टिट्यूशंस रूल्स एंड प्रिंसिपल को सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ी, नीड्स टू चेंज ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव रूल इन ऑर्डर टू यूजर इन अ न्यू सोसाइटी। एक न्यू सोसाइटी को डेवलप करने के लिए उन्हें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज करना पड़ा। दिस इज वाई द पीपल ऑफ नेपाल adopted a new constitution for the country। इसीलिए दिस इज वाई, यही रीज़न है जो नेपाल के पीपल्स हैं उन्होंने नए कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया फॉर द कंट्री 2015 में। फॉर द कंट्री 2015 में उन्होंने एक नया संविधान बनाया और उसे अपनाया। यू कैन सी द कैप्शन alongside elaborate Nepal's struggle for the democracy। जो कैप्शन लिया गया है नेपाल के स्ट्रगल को बता रहा है। लेट्स रीड इट, दैट फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड साइड वन पिक्चर इज देयर दैट द कंट्री ऑफ नेपाल हैज विटनेस्ड several people struggle for democracy। जो कंट्री ऑफ नेपाल एक विटनेस है, उसने देखा है कि लोगों ने डेमोक्रेसी के लिए कितना स्ट्रगल किया नेपाल में। There was a people struggle in 1990 that established democracy that lasted for 12 years until 2012। ये लोगों ने 1990s में इस डेमोक्रेसी को स्टार्ट किया था, डेमोक्रेटिक नेपाल बनाने के लिए उन्होंने मूवमेंट्स को स्टार्ट किया था, स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया था और उनका जो स्ट्रगल था वो 2012 ईयर्स तक रहा, 2002 तक रहा। 1990 से उन्होंने स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया और उनका जो स्ट्रगल था वो 12 ईयर्स तक था। 12 ईयर्स तक उनका स्ट्रगल रहा। किंग Gyanen, sitting the Maoist uprising in the countryside as his reason, began taking over different aspects of the government with the army assistant. In October 2002, I think, in October 2002, राजा ज्ञानेंद्र ने क्या किया, सिटिंग द मोएस्ट अपराइजिंग इन द कंट्री साइड, उसने मोएस्ट को, जितने भी मोएस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे उनको, गांव में जितने भी विलेजेस में मोएस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे उन जो राजा ज्ञानेंद्र थे उन्होंने किंग ज्ञानेंद्र इन अक्टूबर 2002
किंग ज्ञानेंद्र ने क्या कहा, जो मायोवाद मॉइस्ट पीपल्स है, मॉइस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कंट्री साइड में मॉइस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बढ़ते जा रहे थे, उनके जो प्रभाव थे वो बढ़ते ही जा रहे थे, जिससे उन्होंने इसको एक रीज़न ले लिया, ज्ञानेंद्र ने उसको एक रीज़न ले लिया और आर्मी के सामने बिगिन टेकिंग ओवर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट विद द आर्मी असिस्टेंट। उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, मोस्ट अपराइजिंग मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उन्होंने बोलना स्टार्ट किया, गवर्नमेंट्स को बताना स्टार्ट किया, और जब गवर्नमेंट उनकी बातों में आई तो उन्होंने गवर्नमेंट के जितने भी वर्क्स थे, उन्होंने गवर्नमेंट की जितने भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट जितने भी उनके वर्क्स थे उनको अपने हैंड में ले लिया। इन 2005 लेना स्टार्ट कर दिया अपने हाथों में। उन्होंने मॉइस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो गांव में, जो विलेजेस में जिनका प्रभाव पड़ रहा था, जो मॉइस्टवादी थे, वो ये कह रहे थे कि इस गवर्नमेंट को रियली राजतंत्र यू कैन से मोनार्की को नहीं होना चाहिए, वो बता रहे थे। तो फिर ज्ञानेंद्र सिंह ने गवर्नमेंट को ये बातें बताना स्टार्ट की और गवर्नमेंट की काफ़ी बागडोर उन्होंने अपने हाथों में लेना स्टार्ट कर दिया, अपने हाथों में लेना स्टार्ट कर दिया। एंड दैट इज जब उन्होंने अपने हाथों में लेना उसको स्टार्ट कर दिया, द किंग देन फाइनली उन्होंने पूरे गवर्नमेंट को अपने बाय हैंड में फरवरी 2005 में ले लिया, हेड ऑफ द गवर्नमेंट बन गए। द किंग देन फाइनली टुक ओवर एज द हेड ऑफ द पूरे गवर्नमेंट्स के वर्क को अपने हाथों में ले लिया इन फरवरी 2005। इन नवंबर 2005 द जो मॉइस्ट ऑर्गेनाइजेशन गांव में लोगों को बता रही थी, उसने मॉइस्ट ज्वाइन अदर पॉलिटिकल पार्टी, मॉइस्ट ने अदर पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन कर दिया एंड उसने कुछ अपने 12 पॉइंट्स उस एग्रीमेंट में लिखा, 12 पॉइंट्स का एग्रीमेंट बनाया। दिस एग्रीमेंट साइन टू द लार्जर पब्लिक, और उस एग्रीमेंट में सब लोगों ने साइन किया, और उस एग्रीमेंट में था कि उन्हें डेमोक्रेसी चाहिए, डेमोक्रेसी और पीस चाहिए, उन्हें रिटर्न में अब डेमोक्रेसी और पीस चाहिए। इन 2006 this people's movement for democracy began gaining immense force। 2006 में यह मूवमेंट काफ़ी बढ़ गया, सब ने कहा अब हमें डेमोक्रेसी चाहिए। इट रिपीटेडली रिफ्यूज्ड, और उन्होंने जो राजा उन्हें छोटी मोटी सुविधाएं दे रहे थे, कंसेशन दे रहे थे ज्ञानेंद्र, अब उन्होंने बोला कि हमें ये कंसेशन भी नहीं चाहिए, हमें अब डेमोक्रेसी चाहिए। एंड इन अप्रैल 2006 द किंग रिस्टोर्ड द थर्ड पार्लियामेंट, और राजा को फिर उनकी बात माननी ही पड़ी, और उन्होंने एक थर्ड पार्लियामेंट आया एंड आस्क्ड द पॉलिटिकल पार्टीज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, और उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को कहा कि अब आप सब लोग मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म कीजिए। एंड इन 2008 नेपाल बिकम ए डेमोक्रेसी आफ्टर abolishing the monarchy, और 2008 में डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाया नेपाल, और मोनार्की को एबॉलिश कर दिया गया। द एबव फोटो शो सीन फ्रॉम द पीपल्स मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी इन 2006 की पीपल्स की मूवमेंट के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि उन्होंने कैसे कैसे स्ट्रगल किया। एंड the second important purpose of constitution is to define the natures of a country political system, define the nature of a country political system। और इसका जो सेकंड था, हमने फर्स्ट क्या रीड किया था, फर्स्ट में इट सर्टेन आइडल्स वो हमें दे रही थी जिससे कि हम अपनी कंट्री, जो हमारे सिटीजन जिस हिसाब की कंट्री चाहते हैं, रूल्स को डिसाइड किए थे, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए जा रहे थे, जैसे कि हमारी कंट्रीज़ के जो सिटीजन, जो यंग पीपल हमारी सोसाइटी को डेवलप करना चाहते हैं, उस आइडल में ढालने के लिए था। एंड जो सेकेंड बुक है, मतलब यू कैन से जो सेकेंड फीचर था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे वो डिफाइन करना था, मीन्स इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्रीज, पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन करना था।
political system. For example, Nepal's earlier constitution stated that the country was to be ruled by the king and his councils of ministers. अगर हम एग्जाम्पल ले लें, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करना था, पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन करना था हमारे सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्पस में, तो यू कैन से कि नेपाल में जो अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशंस था वो सारे डिसीजंस राजा और उसके जो काउंसिल्स में मिनिस्टर्स बैठते थे वो सारे डिसीजंस वो लोग लेते थे. And in countries that have adopted a democratic form of countries or polity, the constitution plays a crucial role. Crucial role. In countries that have adopted a democratic form of government, जिसने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और जो पॉलिटी जिसने अडॉप्ट की है, जो जिसने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और जो पॉलिटी अडॉप्ट की है, दैट इज अ सोसाइटी दैट हैज़ एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर. इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी. इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर वे में जहाँ पे वर्क होता है, दैट इज पॉलिटी. द कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है. वहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस बनाई जाती है दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग विद इन दी सोसाइटी. इस सोसाइटीज़ में उसी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है और कुछ इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस होती है जो आपको फ्यूचर को मेंटेन करती है, फ्यूचर को बनाती है. यू कैन और कॉन्स्टिट्यूशन इसमें बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है इसको रूल्स को बनाने में. Then, in a democracy, we choose our leader. So that in a democracy, we choose our leader. So that they can exercise power responsibly on our behalf. हम डेमोक्रेसी में अपने लीडर्स को खुद चुनते हैं जिससे कि वो उस चीज़ के लिए उनको हम एक पावर देते हैं. हम पूरा उनको अपने बिहाफ पे उनको वहाँ पे सेंड करते हैं पूरी पावर्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर. हम अपने लीडर्स को चुनते हैं जिससे कि वो हमें रिप्रेजेंट करे वहाँ पर जाकर. उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority, and the Constitution usually provides safeguards against this. There is always a possibility. एक possibility तो ज़रूर होगी कि जब वो लीडर जीत जाते हैं तो वो अपनी अथॉरिटी को मिसयूज़ करते हैं, अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं. और इसके